थर्मोडायनामिक प्रोसेस याद होगा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, देन रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, साइक्लिक प्रोसेस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? बिफोर दैट कुछ छोटी छोटी चीजें पहले हम लोग समझ लें, जैसे स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सीख के फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले। क्लियर? स्टार्ट करें सेशन को? हाँ सर, चलिए। क्या है पहला? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जैसे स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जैसे आइस है एक सॉलिड स्टेट में है, जैसे वाटर है एक लिक्विड स्टेट में, वाटर वेपर है वो क्या है आपका वेपर फेज में है। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम मतलब उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, किस स्टेट में है, दिस इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दूं तो सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। हाँ सर, जैसे मैं अगर आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला हूं तो टेम्परेचर तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर ज्यादा होता तो आइस मेल्ट होने लगेगा ना, यानी आइस ने अपना स्टेट चेंज किया कि नहीं? हाँ सर, तो उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। गॉट इट? द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रेफर टू इट्स कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम में वो किस कंडीशन में है, डिफाइंड बाय द मेजरेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन मेजरेबल प्रॉपर्टीज है? लाइक प्रेशर में चेंज होगा, या वॉल्यूम में चेंज हो, या टेम्परेचर में चेंज हो, या इंटरनल एनर्जी में चेंज हो, एटसेट्रा। यानी इनमें अगर चेंज हो तो सिस्टम अपना स्टेट क्या करती है? चेंज कर देती है। जैसे अभी आपको आइस का एग्जांपल दिया, आया समझ में? गुड। अब ये जो इनके चलते सिस्टम अपना स्टेट चेंज करती है, यस, यानी जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करता है उनको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, कैसे प्रोसीड हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दो फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, इंटरनल एनर्जी की बात करूं, या इंथैल्पी की बात करूं, ये स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मैं बोलूं वॉल्यूम चेंज तो आप बोलोगे V2 माइनस V1, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। मैं बोलूं प्रेशर चेंज तो आप बोलोगे P फाइनल माइनस P इनिशियल, यही तो बोलोगे। यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? जैसे वर्क डन, वर्क डन मतलब V2 माइनस V1 नहीं, मतलब वर्क डन मतलब पूरा एरिया अंडर द कर्व, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन। या हीट की बात करूं, क्लियर टू यू, यानी जो पाथ पे, इसको अच्छे से समझाऊंगा, हो सकता है आप V2 माइनस V1 या P2 माइनस P1 से नहीं समझे हो, आगे और समझने वाले हो। क्लियर टू यू? तो मैंने क्या बोला? दो तरह के फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं। डन सर? गुड। अब इसको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाइए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करूं। अभी मैंने बोला कितने थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं? आइसोथर्मल। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी जब टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, उस केस में भी तो बॉइलिंग हो रहा है। क्लियर? अब उस बॉइलिंग होने से क्या हुआ? लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। क्लियर टू यू? लेकिन टेम्परेचर तो बिल्कुल 100 डिग्री है, लिक्विड वेपर में चेंज हुए जा रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग आइसोथर्मल बोलेंगे। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट, यानी T क्या है आपका? कांस्टेंट है, यानी डेल्टा T आपका क्या है? 0 है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। आया समझ में? गुड। मैं आइसोबेरिक पे आ जाता हूं। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज ना हो, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबेरिक प्रोसेस करते हैं। जैसे तुम वाटर को बॉयल करो, एकदम ओपन पॉट पे वाटर को बॉयल करो, तो अगर वाटर, जैसे ये ओपन पॉट है, इसमें अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? लेकिन ये सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कनेक्ट में है, ठीक है, तो यानी जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं
तब नहीं होगा, तब यहां पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसके चलते आपने देखा होगा ढक्कन ऊपर और नीचे जाता है, वो वेपर प्रेशर का केस हो गया। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस को समझना है तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे अगर आप किसी भी वाटर को अगर बॉयल करो ओपन पॉट में तो वो सीधा किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांस्टेंट में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm। इज इट क्लियर टू यू? तब जो सिस्टम होगा, तब जो प्रोसेस होगा वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। इस चीज को अच्छे से समझना। आया समझ में? हाँ सर, ओपन होना चाहिए, डन। उसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा वी क्या होते हैं, जीरो, यानी वी कांस्टेंट। सर इसका एग्जांपल बताओ। जैसे अगर प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हो तो आपको पता है खाना बनाते वक्त प्रेशर कुकर में प्रेशर आता है और टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज होता है। लेकिन प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज होता है क्या? नहीं सर, वॉल्यूम तो रिमेनिंग कांस्टेंट है प्रेशर कुकर के अंदर, यानी क्लोज सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम तो चेंज नहीं है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, आइसोकोरिक प्रोसेस का। फिर से समझो, इसलिए मैंने रिलेट किया, एडियाबेटिक को बाद में बताने वाला हूं। अगर तुम पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल किया, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच किया तो लिक्विड तो वेपर में चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री रह रहा है, तो कौन सा सिस्टम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर? अब अगर तुमने पानी को अगर तुम बॉयल कर रहे हो ओपन पॉट में, यानी वो किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक सिस्टम बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। अब अगर मैं प्रेशर कुकर ले लूं, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो दैट टाइम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज होता है, तभी तो उसका नाम प्रेशर है, प्रेशर से ही तो खाना पकता है। हाँ सर, तो उस केस में वॉल्यूम तो नहीं होता, ऐसा नहीं कुकर बड़ा हो गया छोटा हो गया, नहीं सर। तो वो कौन सा सिस्टम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक सिस्टम है। इज इट क्लियर? क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर। अब एडियाबेटिक क्या होता है? अब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहे, यानी हीट का कोई एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर चेंज को देख के आप ऑब्जर्व कर लेना। अगर टेम्परेचर बढ़ और घट रहा है लेकिन उसके बढ़ने और घटने से हीट एक्सचेंज नेग्लिजिबल है तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ। जैसे टायर जैसे बाइसाइकिल चलाते होगे, उसमें हवा भरते हो ना पंप से, तो पंप में जो एयर है, एयर फिल करते हो, पंप को जो आप प्रेशर डालते हो तो प्रेशर की वजह से जो होता है, जो उसके अंदर जो एयर पंप में एयर होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आ जाता है और वो सीधा आपके कहां चला जाता है, टायर ट्यूब में जाता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप देखे हो क्या टायर आपका बहुत गर्म हो गया या हीट एक्सचेंज हुआ? नहीं सर, नॉर्मल कंडीशन पे आता है। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से हीट एक्सचेंज नेग्लिजिबल हो जाए तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। या इसको उल्टे देख लो, जब टायर आपका ब्रस्ट कर जाता है तो हवा, या टायर पंचर हो जाता है तो हवा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलने से आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या हीट एक्सचेंज देखते हो, क्या टायर आपका गर्म हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। यानी हीट एक्सचेंज जब नेग्लिजिबल हो जाए, चाहे टेम्परेचर ऊपर जाए या नीचे जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर टू यू? तो इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस को पकड़ने का बहुत अच्छा रूल है, टेम्परेचर में चेंज देख लो। टेम्परेचर में अगर आपको लिटिल बिट चेंज दिखेगा तो वो क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर। क्या हम आइसोथर्मल बता सकते हैं, क्या हम आइसोबैरिक बता सकते हैं, क्या हम आइसोकोरिक बता सकते हैं, क्या हम एडियाबेटिक बता सकते हैं? एक शॉर्ट में बताओ। अगर वॉल्यूम कौन बाद हमारा आता है, एक मिनट वेट करेंगे, उसके बाद आता है मेरा साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम मतलब अगर हम स्टार्ट किए सपोज पॉइंट पी से, एक मिनट, और फिर पूरा घूम के हम फिर से पी पे आ जाए, यानी जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक, यानी इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट। अब मैं बोलूं कि इससे जो अभी स्टेट फंक्शन है उसको मैं समझाऊं। अब मैं बोलूं इंटरनल एनर्जी चेंज है, सपोज करो इंटरनल एनर्जी को मैंने मान लिया E, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, E फाइनल माइनस E इनिशियल। जब फाइनल और इनिशियल सेम है तो बोलो डेल्टा E क्या होगा, 0 होगा। तो आया समझ में? जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, यानी वो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है। अगर साइक्लिक प्रोसेस ले ले तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गए तो भैया आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पे नहीं, किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। ये यहां से घूमते हुए यहां तक आया तो वर्क डन हो गया एरिया अंडर द कर्व, यानी ये जो सर्कल बना ना, इसका पूरा एरिया, चाहे सर्कल बने चाहे ट्राइंगल बने, जो भी बने उसका
उसका एरिया अंडर द कर्व होगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन, लेकिन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या है आपका स्टेट फंक्शन है। क्या चीजें इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूं, यस। उसके बाद क्या लिखा है, इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंज इन द, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ऑल द चेंज इन द स्टेट फंक्शन आर जीरो बट पाथ फंक्शन आर नॉट जीरो। ये याद रखना। तो साइक्लिक प्रोसेस से उसको आप रिलेट कर सकते हो। क्या समझ में आया? हाँ, अभी जो मैंने प्रोसेस के एग्जांपल दिए वो समझ में आए, वही लिखा हुआ है। द चेंज फ्रॉम लिक्विड वाटर टू स्टीम एट 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पंपिंग अ बाइसाइकिल टायर, कार इंजन, एयर फ्रॉम पंचर्ड टायर आर एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन पॉट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज फ्लास्क, कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर आर द एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या चीजें समझ में आई जो मैंने आपको बताया, क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो बच्चों सो सॉरी, कभी कहो तो फ्लो में मैं कुछ ऐसा ही निकल जाता है, कभी कभी मुझे भी थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। अदरवाइज चीज़ें मैं गलत नहीं बताता, चीज़ें जो हैं जो सटीक लिखी हुई है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डन सर? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ग्राफ से समझाओ। ये ग्राफ देखो मैं बनाता हूँ, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है सर? ये मैंने P और V का ग्राफ ले लिया, P और V का ग्राफ ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डन। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, और एक ग्राफ मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर इस लाइन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये लाइन क्या है, ये बताता है ये क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है, गुड। अब मैं अगर इस लाइन की बात करूं तो देखो सर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट बता रहा है, यानी ये लाइन क्या शो कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस शो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूं इस जगह पे ये दोनों के मिडिल में ये दिखा दिया, तो एक क्या हो गया आपका आइसोथर्मल, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया एडियाबेटिक। क्लियर टू यू? हाँ सर, ये आपका प्रोसेस होगा जो बता आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, उसके बाद आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। ये याद रखना, एरो बाहर की तरफ, एरो जब बाहर की तरफ हो तो एक्सपेंशन की बात करो, एरो अगर अंदर की तरफ हो तो कंप्रेशन। इज इट क्लियर? ये भी मैं बताने वाला हूँ। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये आइसोथर्मल और ये क्या है एडियाबेटिक है, इसलिए मैंने एक्सपेंशन लगा दिया, नहीं तो ये दोनों ऊपर नीचे भी होंगे, ठीक है। वो कब होंगे? कंप्रेशन के केस में, और किस कंडीशन में होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। डन सर? क्या प्रोसेस समझ में आया? यस सर। डन, गुड। बढ़े? हाँ सर बढ़ते हैं। अब समझो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इस ग्राफ से आप समझोगे, उससे पहले आपको मैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपको समझा देता हूं। जैसे सपोज करो मैंने यहां एक मूवेबल पिस्टन ले लिया, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये अगर यहां पे गैस फिलअप है, अगर गैस इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है तो बोलो क्या होगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन? सर एक्सपेंशन होगा, याद रखना। यानी एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यानी V2 इज ग्रेटर देन V1। आया समझ में? लेकिन अब मैंने क्या किया, ऊपर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर बहुत तेज लगाया, यानी पिस्टन अंदर की तरफ आ जाए, यानी इस बार डायरेक्शन ये हो जाए, तो इस बार इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर एरो बाहर की तरफ जाए तो समझ जाना एक्सपेंशन, एरो अगर अंदर की तरफ दिखा रहा है तो समझ जाना क्या, कंप्रेशन। कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी पिस्टन को अगर नीचे की तरफ दबेगा तो कंप्रेशन, अगर एयर धक्का देगा पिस्टन को ऊपर की तरफ तो क्या होगा, एक्सपेंशन। मतलब एयर मतलब जो भी गैस इसके अंदर फिल है। क्या चीजें समझ में आई? मतलब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, मतलब बोथ डायरेक्शन में मूव, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो जब बोथ डायरेक्शन में मूव करता है तो ये बेस्ट एग्जांपल है कौन से प्रोसेस का, रिवर्सेबल प्रोसेस का। जितने भी कार, बस, ट्रक, जितनी भी सबके इंजन में यही मूवेबल पिस्टन लगा होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है। इसके चलते गाड़ी आपकी आगे जाती है, रिवर्स करोगे तो पीछे आती है, मतलब मूवमेंट होता रहता है। आया समझ में? तो ऐसे प्रोसेस
जिसमें बोथ साइड मूवमेंट हो, वो क्या होंगे, रिवर्सेबल। अगर ये दब के वहीं रह जाए, मतलब एक साइड मूवमेंट हो, तो क्या होगा, इरिवर्सेबल प्रोसेस। आया समझ में रिवर्सेबल, आया समझ में इरिवर्सेबल, आया समझ में एक्सपेंशन, आया समझ में कंप्रेशन? हाँ सर समझ में आ गया। गॉट इट, डन, गुड। और इसको और भी इलाबोरेट करेंगे डेरिवेशन के समय, घबराना नहीं है। अब इस फिगर को देख के तुम्हें बताना है कि ए से बी गए, इतने प्रोसेस पड़े, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ए से ए पे आ गए तो कौन सा प्रोसेस हुआ, बी से सी पे गए तो कौन सा, इस सारे प्रोसेस आपको हमें डिफाइन करने हैं। पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है। चलो बोलो, ए से बी गए, मैं ए से बी लिखा, पहले बताओ एरो बाहर की तरफ है तो डेफिनेटली ये क्या है, एक्सपेंशन का केस है। तो ए से बी गए तो क्या कांस्टेंट दिख रहा है, देखो तो सर प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, देखो आराम से देखो, हाँ सर प्रेशर कांस्टेंट दिखा 12, यहां भी ए में भी 12 और बी में भी 12। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ए से बी कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब बी से सी आके देखो, तो अगर बी से सी आए तो क्या दिखा, जल्दी देखो, यहां से आए तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या चीजें समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मैं सी से डी जाऊं, फिर से प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता है सी से डी की तरफ जा रहा हूं, तो फिर से कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस। बस इस ऊपर साइड में एरो बाहर की तरफ, एक एरो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हो तो कंप्रेशन, सर उल्टा पुल्टा मत बोलो, बाहर की तरफ हो तो एक्सपेंशन, अंदर की तरफ हो तो बच्चा कंप्रेशन। समझ में आया, यस प्रोसेस तो सेम है, एक बार एक्सपेंशन और एक बार कंप्रेशन। गुड। अब मैं डी से ए की तरफ जाऊं तो डी से ए की तरफ देखो, फिर से क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर। क्या आइसोबैरिक कब होगा, आइसोकोरिक कब होगा, सब समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है सर, यहां तो आइसोबैरिक आइसोकोरिक समझ में आ गया, लेकिन आइसोथर्मल कहां गया सर, एडियाबेटिक कहां गया, वो भी तो समझाओ। मैं बोलूंगा रुको तो समझाते हैं। आइसोथर्मल में क्या देखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट देखते हैं। आइसोबैरिक में क्या देखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट देखते हैं। आइसोकोरिक में क्या देखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट देखते हैं। और एडियाबेटिक में क्या देखते हैं, हीट कांस्टेंट देखते हैं। लेकिन जब पीवी का ग्राफ हो तो पीबी और टी ही तो है, टेम्परेचर ही तो आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब हीट को कैसे देखेंगे, तो उस केस में मैंने बोला था जब एडियाबेटिक लेना है तो समझने के लिए क्या दोगे, टेम्परेचर चेंज देखोगे। आया समझ में, टेम में राइज, एक्सपेंशन में फॉल इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। डन सर, हाँ सर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम ए से बी गए तो देखो तो भैया ए बी और एफ पे, यहां पे भी टेम्परेचर T1 है, यहां पे भी टेम्परेचर T1 है और यहां पे टेम्परेचर T1 है, जो क्वेश्चन में बोल दिया, यानी टेम्परेचर भी ले लिया। सी डी ई, सी में भी T2 है, डी में T2 और ई में भी क्या है आपका T2 है। टेम्परेचर भी मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, बबल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। गुड, ये T2 है, ये T2 है और ये T2 है। चलिए अब मैं कलर चेंज करता हूं। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ ए से बी क्या प्रोसेस है, एरो तो बाहर है तो इसका मतलब एक्सपेंशन है, बहुत अच्छा। अब आपको पता है प्रेशर भी तो कांस्टेंट है, यस, यानी ए से बी पहला क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक है। और देखो टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है, ए का टेम्परेचर T1 और बी का टेम्परेचर T1, यानी ये क्या है, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल दोनों प्रोसेस हैं। आ गया समझ में, क्या देखा, ए से बी आइसोबैरिक भी है और आइसोथर्मल भी है। डन। अब अगर B से C देख आते हैं तो देखो B का टेम्परेचर T1 और T का टेम्परेचर क्या है, T2 है, और यहां लिख दिया है T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी अगर टेम्परेचर में चेंज है तो वो तो समझ गया है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एम आई राइट। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, टेम्परेचर क्या हुआ, T1 का ज्यादा T2 का कम, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, T1 से T2 पे गए ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी एडियाबेटिक क्या है, कंप्रेशन है। आया समझ में। अब C से D आ जाओ। जब मैं C से D आता हूं तो मुझे क्या दिखता है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिखता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। इज इट क्लियर। और कुछ देखो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यानी ये आइसोकोरिक एज वेल एज आइसोथर्मल है। आया दादा समझ में, यस। अब आ जाओ D से E की तरफ जाऊं तो D से E की तरफ अगर मैं जाता हूं तो भैया D में भी टेम्परेचर T2 है
और CDE, और E में भी टेम्परेचर T2 है। तो यानी दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जब D से E की तरफ गया तो D से E की तरफ गया तो ये भी आइसोथर्मल है। हाँ सर, बिल्कुल आइसोथर्मल है। और साथ में देखो और कुछ होगा क्या? यस, प्रेशर देखो, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी ये आइसोथर्मल के साथ साथ क्या है? आइसोबेरिक है। अब ऊपर A से B में गया था तब भी आइसोबेरिक और आइसोथर्मल, लेकिन एक्सपेंशन था, बाहर की तरफ एरो था। लेकिन D से E में गया तो भी प्रोसेस आइसोथर्मल और आइसोबेरिक था, लेकिन इस बार क्या है? कंप्रेशन है। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर। अब देखो E से F में गए तो टेम्परेचर चेंज हुआ। यस, इस बार टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि T1 ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो यानी ये प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक है, एक्सपेंशन है। टेम्परेचर अगर राइज करता है तो याद रखना क्या है? कंप्रेशन है। तो ये वाला क्या हो गया? कंप्रेशन। ये वाला क्या है आपका? एक्सपेंशन है। डन सर। अब मैं बोलूं F से A की तरफ जाओ, क्या टेम्परेचर सेम है? हाँ, टेम्परेचर सेम है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ, और वॉल्यूम का चेक कर लो, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? हाँ, तो ये अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक भी है, यानी A से F और C से D देखो सेम है ना? C से D और A से F क्या है? सेम है, लेकिन एक बार एक्सपेंशन तो दूसरी बार कंप्रेशन है। एरो बाहर की तरफ दिखे तो एक्सपेंशन, एरो अंदर की तरफ दिखे तो दादा मेरे कंप्रेशन। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा ध्यान से अगर हम समझेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब आ जाओ रिवर्सेबल प्रोसेस जो मैंने बताया। अ प्रोसेस इन विच, मतलब दोनों साइड मूव करे, उसको पिस्टन ले लिया, लेकिन अब उसको बुकिश डेफिनेशन में क्या होगा? अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स अगर उसका डिफरेंस बहुत स्मॉल हो एंड बाय इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स स्लाइटली द प्रोसेस में बी रिवर्स। यानी पिस्टन को हम दबाएं तो ड्राइव किया, और अपोज करने वाला जो अपोज किया उसने अपोज भी नहीं किया, मतलब दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, यानी पिस्टन नीचे आया, और थोड़ा सा फिर अब अपोजिंग फोर्स बढ़ा दिया तो पिस्टन ऊपर चला गया। तो यानी अब आगे पीछे पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। और थोड़ा सा हम अपोजिंग फोर्स बढ़ा दी, यानी गैस ने थोड़ा प्रेशर लगा दिया तो फिर से वो ऊपर की तरफ भाग गया। यानी अगर अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो प्रोसेस क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। और इरिवर्सेबल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स काफी लार्ज हो। अगर पिस्टन आके नीचे ही बैठ गया, अब गैस के पास पावर नहीं है उसको ऊपर धकेलने का, तब समझ जाना वो प्रोसेस क्या है? इरिवर्सेबल प्रोसेस है। यानी जो दो तरफ मूव करे उसको बोलते हैं रिवर्सेबल, एक तरफ मूव करे तो इरिवर्सेबल। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में ये दिखेगा, तो अगर केमिकल रिएक्शन में ये दो लाइन मैं दिखाऊं तो समझ जाना ये रिवर्सेबल है। आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, लेकिन अगर और इरिवर्सेबल की बात करूं तो वो ऐसे एरो से दिखाता है, मतलब वो हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे की तरफ रिटर्न नहीं हो सकता। डेफिनेशन समझ में आया? यानी अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स में अगर डिफरेंस कम हो तो प्रोसेस क्या होंगे? रिवर्सेबल। लेकिन अगर अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो प्रोसेस क्या होंगे? इरिवर्सेबल प्रोसेस होंगे। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो इनको थोड़ा अगर ध्यान से आप समझोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। ये तो हीट और वर्क आप लोग जानते हो। हीट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। जैसे मुझे गर्मी लग रही है यानी हीट बाहर से मेरे बॉडी के अंदर आ रही है, मुझे ठंड लग रही है यानी हीट बाहर जा रही है। तो यानी हीट क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये सबसे रैंडम है। हीट रेफर्स टू द रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? अब अगर हीट मेरे अंदर आ रही है यानी मुझे हीट मिल रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यस, तो याद रखना हीट गिविंग टू द सिस्टम, जब हीट को गिव करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो जो होती है उसको हम लोग क्या आएगा? याद रखना पॉजिटिव होगा। और हीट अगर हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, तो क्या होगा? नेगेटिव। यानी अगर सिस्टम को हीट दिए, जैसे मेरी बॉडी में बाहर से हीट आ रही है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें पॉजिटिव होगी। लेकिन मेरी बॉडी से हीट बाहर जा रही है तो क्या होगा? नेगेटिव। हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव।
इज इट क्लियर? इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्म में लिखते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर टू यू? आ गया समझ में? क्या साइन कन्वेंशन समझ में आया? यस। अब आता है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट है रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जितना एनर्जी का यूज करके हम काम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्क डन। तो क्या होता है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, मतलब वही तो उतनी एनर्जी से हम काम कर ले, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है आपका? मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और हीट क्या है? रैंडम फॉर्म है। अब अगर हमने काम किया, अगर मैं काम कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं या कुछ भी ऐसा कोई काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है घटती है? कुछ देर बाद ऐसे हो जाते हो ना। तो यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो याद रखना हमेशा नेगेटिव, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने काम किया तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी ना। यस, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखना क्या बोला मैंने? अगर बाय द सिस्टम लिखूं तो याद रखना नेगेटिव, ऑन द सिस्टम हो तो क्या होगा? पॉजिटिव। जस्ट लाइक हीट बताया ना, हीट अगर बाहर गई तो क्या होगा? नेगेटिव, हीट अदर गिवन हुआ तो क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा आपका? नेगेटिव, मतलब हमने काम किया तो थकेंगे, हमारे ऊपर काम किया गया तो हम बढ़ेंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम क्या? पॉजिटिव। हीट चेंज में बी पॉजिटिव, हीट चेंज में बी नेगेटिव। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम तो क्या होगा? पॉजिटिव, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव। दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है, हीट का यूनिट भी जूल होता है, कैलोरी भी हो सकता है ना जी। यस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? 4.184 जूल। ये भी याद रखना, कभी कभी आपका जो है सिस्टम चेंज करने भी आता है। और याद रखना वर्क का यूनिट जूल तो होता है, साथ में यहाँ पे याद रखना लीटर एट एटीएम आएगा। क्या आएगा? लीटर एटमॉस्फेरिक, ये यूनिट भी आएगा। क्लियर? तो लीटर एटमॉस्फेरिक अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको भी कन्वर्ट करना मैं आपको बताऊंगा। क्या चीजें समझ में आई? वर्क डन समझ में आया? हाँ सर, वर्क डन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। चलो बाय बाय, थैंक यू।